पिछले चैप्टर में हमने समानता के 3 आयाम, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। कम बच्चे प्रेजेंट थे उस समय, लेकिन उससे पहले ऑनलाइन में भी मैंने इस पर डिस्कशन किया था। जो बच्चे ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, पता है वो। इसके बाद फिर यहाँ जो ऑफलाइन क्लास हुई थी उसमें भी फिर हमने तीनों पॉइंट से डिस्कशन किया था कि तीनों समानता क्यों आवश्यक हो जाती है, और ये सारी के आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक है। हम अकेली राजनीतिक समानता की बात कर ले, सामाजिक समानता की बात कर ले, करे नहीं करे तो उसका कोई मतलब नहीं है। खाली सामाजिक समानता की बात करें, आर्थिक समानता की बात नहीं करें तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब समानता के जो सारे जो आयाम है वो एक दूसरे के पूरक है। पूरा मतलब समझ रहे हो, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट है और जुड़े हुए हैं कि भाई ये सारे होने चाहिए। बात एग्जाम्स की आप लोगों की आती है कि आपके एग्जाम्स कब होने वाली है। जैसे 10th और 12th का बोर्ड्स का हो गया फिक्स, तो शायद मेरे हिसाब से उससे पहले आपकी एग्जाम होगी अप्रैल के 2nd वीक में। चुनावों के हिसाब से डिक्लेयर होगी तुम्हारी एग्जाम, क्योंकि एमसीडी के चुनाव कब होने हैं, तो चुनाव के हिसाब से जो भी डेट आगे पीछे होगी वो आपकी एग्जाम की डेट होगी। एग्जाम से पहले आपको प्रैक्टिकल असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है, वो वाला काम आपको सारा पूरा करना है, ठीक है। उसके बिना आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। ये आपको पक्का, ये आपको मान लेना है कि एग्ज़ाम आपकी होनी है। कोई ये माने कि बिना पढ़े पास हो जाएगा तो संभव नहीं है। 11वीं में बच्चों का फेल होने का रेशो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बच्चे फेल होते हैं, पता है ना तुम्हें। ये मान के चलो आधे बच्चे फेल हो जाते हैं। यदि आप थोड़ा सा सीरियस नहीं रहोगे तो फेल होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। 12th में पास होना आसान है बल्कि, लेकिन 11वीं में पास होना बड़ा मुश्किल है। तीनों को हमने डिस्कशन किया था। एक आपने देखा है कि रंग भेद की नीति क्या होती है। रंग भेद की नीति वो तो विदेशों में आजकल सब जगह, अमेरिका हो चाहे यूके हो, कहीं हो। रंग के आधार पर भेद नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। गोरे लोग काले लोगों को कर दे, काले लोग मतलब गोरे लोगों को कर दे आपस में। अक्सर ये देखा जाता है कि चमड़ी के आधार पर जो गोरे जो लोग होते हैं वो काले लोगों का भेदभाव करते हैं। महात्मा गांधी जी के साथ तो एक एग्जाम्पल था, वो आप सबने देखा ही था किस तरीके से उनके साथ में ट्रेन में जो घटनाक्रम जो हुआ था। बाकी उसके अलावा आजकल क्या है कि अश्वेत, एक श्वेत जो गोरे होते हैं उसको हिंदी में शुद्ध हिंदी बोलते हैं अश्वेत लोग। अश्वेत लोगों का अच्छा बोलबाला है, उनको समानता के तौर पे प्रतिनिधि दिया जाता है। बराक ओबामा इसका उदाहरण है। आप जानते हो अश्वेत थे, वो अमेरिकी राष्ट्रपति रहे और एक मजबूत राष्ट्रपति के रूप में रहे वो। उसके बाद में जो पुतिन है, जो बिडेन वगैरह है, सारे गोरे लोग हैं। तो ऐसे लोग भी प्रधानमंत्री पद पे बने। अब तो काफ़ी जगह के देशों में ये नियम बना दिया कि भाई कि आपको इतने लोग तो रिजर्वेशन के तौर पे कि आपको इतने लोग तो अपनी टीम में लेने ही लेने हैं या अपनी जॉब में लेने ही लेने हैं। काफ़ी टीमों में आपने देखा होगा, दक्षिण अफ्रीका टीम में जो क्रिकेट में थोड़ा इंटरेस्ट रखता होगा उनको पता होगा, दक्षिण अफ्रीका टीम में ऐसा विवाद चलता है, मिक्सिंग रखते हैं। जरूरी कहते हैं भाई कि इतने प्लेयर आपके ऐसे होने चाहिए। उससे फिर वो लोग कहते हैं कि नहीं, काफ़ी जो प्लेयर है दक्षिण अफ्रीका में, एक जैसे क्या कहते हैं, कौन कौन से प्लेयर है वो, मखाया एंटनी था वो एक पहले प्लेयर था। काफ़ी जो प्लेयर है वो इस वजह से वो टीम में लिया जाता है। इंग्लैंड टीम में क्रिस जॉर्डन देखो आपने, जॉर्डन मतलब, तो उन लोगों को जैसे रिजर्वेशन नहीं देते, ST/SC OBC को जो रिजर्वेशन दिया जाता है नौकरियों में, मान लो FT/SC को तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया जाता है, तो फिर दिया जाता है कि ये लोग पिछड़े हुए तो इनको थोड़ा सा इक्वल लाने के लिए एक जैक लगा के इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ऐसा वहाँ भी नारीवाद, मतलब महिलाओं को रिजर्वेशन। मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, मैं बताया था भाई कि पंचायती राज में
महिलाओं को 50% रिजर्वेशन है, 50% आरक्षण, 33% है शायद, 50 नहीं, 33% रिजर्वेशन है। 50 की तो उन्होंने मांग की थी, लेकिन 50 में 33% उनको मिला है। तो सीट रिजर्व हो जाती है भाई कि एसटी महिला, जनरल महिला, एससी महिला, इस तरीके से सीट पर रिजर्व हो जाती है कि सीट पर लड़ेगी तो महिला ही चुनाव लड़ेगी, तो अब पुरुष को चुनाव नहीं लड़ सकता। मतलब कैटेगरी में भी कैटेगरी बन गई महिला। लोकसभा विधानसभा में ऐसा नहीं है, लोकसभा विधानसभा में ऐसा नहीं है भाई कि हाँ भाई ये सीट है, भाई ये एमपी की जो सीट है ये महिला के, ये पुरुष के नाम, इस तरीके से नहीं, लेकिन उसमें होता है। तो महिलाओं को राजनीति में सक्रिय रूप से आगे लाने के लिए, महिलाओं को राजनीतिक रूप से आगे लाने के लिए इस तरीके की मुहिम गवर्नमेंट की तरफ से होती है भाई कि महिला सशक्तिकरण पर से बढ़ावा मिले, ठीक है। तो होता है, ये माना जाता है हमारे यहाँ कि बेटे की संपत्ति पर बेटे का अधिकार है। हक तो एक लड़की का भी उतना ही अधिकार है, लेकिन पितृसत्तात्मक में कैसी व्यवस्था है कि बेटे की संपत्ति को मालिक कौन होगा, पिता की संपत्ति का मालिक कौन होगा, बेटा। पुरुष बेटी संपत्ति का मालिक कौन होगा, उसका भी बेटा, महिला नहीं होगी। महिला की शादी कर देगी, दूसरे घर में चले जाएगी। इस तरीके से एक परंपरा चलती आ रही है। अमेरिका में तो ये था कि काले लोगों को वोट डालने तक का अधिकार नहीं था कि आप रंग से काले हो ना, आप वोट नहीं डाल सकते। मतलब संविधान में आपको अपना मत डालने का अधिकार तक भी प्राप्त नहीं था। मूवमेंट हुई, लोगों ने आंदोलन किए, वहाँ उन लोगों ने कहा भाई हम क्या सिर्फ ये मजदूर बन के रहेंगे क्या? ये हम में से कुछ लोगों से कह दे भाई यहाँ फला जाति के लोग हो, फला एरिया के लोग हो, आप लोग वोट नहीं डाल सकते, तो वो आपके मौलिक अधिकारों को हनन भी तो हुआ ना। ये भाई वोट डालने का अधिकार सभी का अधिकार है। यदि नियम लगता है भाई कि अपराधी पर यदि वोट नहीं डाल सकते, सबके लिए होना चाहिए। वो अपराधी वोट डालता है आजकल, तो सजायाफ्ता कह दिए, चाहे वो भी वोट डालता है, जिसको भी मौका मिलता है तो उसका नाम वोट लिस्ट में हटता थोड़ी है। तो सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का तो जो निर्णय है वो सभी के लिए। ये हमारे संविधान में ये जो चीज़ें जो हुई है ना इस तरीके से, चाहे पहले हो सकता है समाज में किस तरह से चलता आ रहा होगा, हमें उससे इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार है, सभी लोग को वोट चुनाव लड़ने का अधिकार है। राष्ट्रपति जैसे पद के लिए भी आपके पास में यदि अनिवार्य योग्यता है तो आप वहाँ भी चुनाव लड़ सकते हो। ये नहीं कह सकते कि साहब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे चुनाव लड़ूं। व्यक्ति के पास स्वतंत्रता है वोट लेने की और वोट देने की। जो नियम इसके लिए है वही नियम तुम्हारे लिए। ये सब किस लिए होता है? समानता की वजह से। अब बात यह है कि हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं और अपने हिसाब से हम कैसे समानता को बढ़ावा दे सकते हैं। देखिए, अभी हमने पिछले दिनों में पढ़ा था कि एक तो होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होती है उदारवादी अर्थव्यवस्था। दोनों जो विचारक होते हैं, पूंजीवादी हो उदारवादी हो, पूंजीवादी लोग ये कहते हैं कि कमान कुछ लोगों के हाथ में होनी चाहिए और वो सरकार चलाए। उदारवादी समाजवादी लोग वो ये कहते हैं कि नहीं भाई, सत्ता इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, मतलब बराबर भागों में बटी होनी चाहिए, सभी को अधिकार होना चाहिए उस सत्ता पर। विचारधारा के रूप में दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों ये भी नहीं कहते कि लोगों के पास मूलभूत अधिकार भी नहीं होने चाहिए। पूंजीवादी लोग भी ये कहते हैं कि आप सभी को यदि कैसे बांटोगे यार, कि आप कैसे करोगे कि सभी के पास बराबर पैसा हो? भाई ये तो क्षमताओं के ऊपर निर्भर करता है। यदि किसी व्यक्ति की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है उसकी, अफसर सबको बराबर मिलते हैं, यदि वो अफसरों को बुला के और वो ज़्यादा योग्य है और वो अच्छा काम करता है तो ज़्यादा पैसा कमाएगा। और जिसके पास
अफसर भी बराबर मिल रहे हैं, वो अफसरों को भुना नहीं पा रहा है। उस आदमी को आप मुफ्त में सारी चीज़ें दिए जाओगे तो उसको मुफ्त की खाने की आदत पड़ेगी। यहाँ पे कहते वो 2 करोड़ रुपया का 50 लाख आपको दे दे तो फिर वो क्या इक्वलिटी थोड़ी रही। तो ऐसी समानता का भी कोई मतलब नहीं। सारे अपने अपने विचार से अपनी विचारधारा को अच्छा बना बताते हैं। पूंजीवादी लोग कहते हैं हमारी विचारधारा अच्छी है, समाजवादी कहते हैं हमारी विचारधारा अच्छी है, और बिल्कुल दोनों में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही भी है।